हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम भारत के भौतिक स्वरूप उत्तरी मैदान की चर्चा करेंगे। उत्तरी मैदान उत्तरी मैदान ये हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित स्थान है। यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये बीच में जो स्थान है ये उत्तरी मैदान है। इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा से हुआ है। आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार इन नदियों ने इस क्षेत्र का निर्माण किया। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हिमालय के बारे में, और जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय मुख्य रूप से हिमाद्री, पूरे वर्ष उसका ऊपरी भाग बर्फ से ढका रहता है। जब ये बर्फ पिघलती है तो कई सारी नदियों का निर्माण होता है। ये नदियाँ तीव्र ढाल से नीचे की तरफ बहती है। क्योंकि ढाल तीव्र होती है, इसलिए ये नदियाँ बड़े बड़े चट्टानों को काटते हुए, बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ लेते हुए ये नीचे की तरफ आती हैं। हिमालय के गिरिपाद में, गिरिपाद मतलब गिरी मतलब पर्वत और पाद मतलब पैर, यानी कि हिमालय के निचले भाग में ये जब आती हैं, क्योंकि यहाँ पर ढाल जो है वो कम हो जाती है, ढाल तीव्र नहीं होती है, इसलिए नदी इस क्षेत्र में बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान पत्थर यहाँ पे बिछा देती है। यानी कि नदी पर्वतों से उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर गुटिका का निक्षेपण कर देती है, जिसे भाबर कहते हैं। गुटिका ये जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, ये गोल गोल पत्थर, इन्हें गुटिका कहा जाता है। और निक्षेपण यानी बिछाना, यानी कि गिरिपाद में ये नदी जो है गोल गोल गुटिका का निक्षेपण कर देती है। इसी क्षेत्र को हम भाबर के नाम से जानते हैं। जब और यहाँ पर ये नदी जो है गायब हो जाती है। ये नदी आप देख रहे होगे जैसे लग रहा है कि नदी सूख गई है, जबकि ये सूखी नहीं है, ये नदी विलुप्त हो गई है। ये नदी जो है और नदी का पानी, ये जो पत्थर जो गोल गोल दिख रहे हैं, चट्टानें जो दिख रही हैं, इनके नीचे से बह रही है। यहाँ पर ऊपर नदी नहीं बहती दिखती। ये नदी जो है इसके नीचे से, इन पत्थरों के नीचे से बहती हुई, जब ये नदी और आगे की ओर निकलती है, तब ये भाबर क्षेत्र से निकलने पर, भाबर के बाद नदी फिर कई धाराओं में निकलती है। एक धारा में न निकलकर कई धाराओं में निकलती है और बहुत बड़े दलदलीय क्षेत्र का निर्माण करती है। इसे ही तराई कहते हैं। ये क्षेत्र विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं का निवास स्थल है। ये बहुत ही घने घने जंगल हैं यहाँ पर। इसके बाद ये नदी तराई क्षेत्र से जब आगे बढ़ती है तो ये नदी लाखों टन जलोढ़ मृदा अपने साथ लेकर आती है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। एक खादर, जो नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, और दूसरी बांगर, भांगर भी कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा इसे भांगर या बांगर कहते हैं। हालांकि शुरू में ये जो नदी द्वारा लाई जलोढ़ मृदा है, ये खादर ही होती है। जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं कि ये नदी जब अपने साथ लाखों टन मिट्टी लेकर आती है तो इस क्षेत्र में आकर बिछा देती है।
ये जो घाटी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मिट्टी जो है वो कुछ जमा हो जाती है। ये साथ में जब बाढ़ आती है तो ये अपने तटबंधों को तोड़ते हुए नदी जो है वो बाहरी इलाके में निकल आती है। बाहरी इलाके में निकल आने के बाद ये प्रक्रिया लगातार कई वर्षों से चलती रहती है। जो मिट्टी पहले नीचे दब गई, हालांकि वो खादर थी, लेकिन अब वो बांगर के रूप में जानी जाती है। यानी कि नई मिट्टी नीचे दबते जाती है, उसके ऊपर मिट्टी की दूसरी परत आते जाती है। इसे ही बांगर कहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तरी मैदान का विभाजन। उत्तरी मैदान को 3 प्रमुख उपवर्गों में बांटा गया है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पहले हम बात करते हैं पंजाब के मैदान की। पंजाब का मैदान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी झेलम नदी, रावी नदी, सतलुज नदी आदि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना हुआ है। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है और इस क्षेत्र में बहुत सारे दोआब इस क्षेत्र में मिलते हैं। दोआब यानी दो और आब यानी पानी, यानी वैसा क्षेत्र जो 2 नदियों से घिरा हुआ हो। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये सिंधु नदी है और झेलम नदी है। इसके बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इसे हम दोआब कहेंगे। फिर ये झेलम नदी, रावी नदी, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे दोआब कहेंगे। इस तरीके से इस क्षेत्र में दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पे 5 नदियाँ बहती हैं, इसीलिए इसे पंजाब कहा जाता है। पंज यानी 5 और आब यानी पानी। इसके बाद हम बात करते हैं गंगा के मैदान की। गंगा का मैदान हरियाणा में घग्गर नदी से लेकर बंगाल में तीस्ता नदी तक का विस्तार है। यानी गंगा नदी का विस्तार हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ भाग, साथ ही बंगाल इसमें शामिल है। ये बहुत ही उपजाऊ मैदान है। ये कृषि योग्य, यहाँ पे बहुत आसानी से कृषि किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान की। ब्रह्मपुत्र का मैदान उत्तरी मैदान का ये सबसे पूर्वी भाग है। देख सकते हैं ये उत्तरी मैदान है और इस तरफ पूरब है, यानी कि ये पूर्वी भाग है। ये इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा किया जाता है। ये असम क्षेत्र में है, असम क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके आगे उत्तरी मैदान की विशेषताओं की। जैसा कि हमने देखा भी, उत्तरी मैदान की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें यह है कि यह भारत के लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी। ये लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है।
ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा है, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। यहाँ पे खेती करना आसान है, कम मेहनत में भी यहाँ पे अच्छी फसल उगाई जा सकती है। साथ ही ये अनुकूल जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। अनुकूल जलवायु से तात्पर्य है ना तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा सर्दी, यानी ये रहने लायक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए गए हैं। पानी भी आसानी से यहाँ पे मिल जाता है, नदी द्वारा लाए गए पानी से यहाँ उद्योग धंधे चलते हैं। साथ ही इस क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा अच्छी है। इस कारण इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आबादी है, यानी ये घनी आबादी वाला प्रदेश है। भारत का भौतिक स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानने से पहले हम यही जान लेते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है, द्वीप क्या है और पठार से क्या अभिप्राय है। द्वीप स्थल का वह हिस्सा है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। इसके चारों तरफ पानी पानी होता है। प्रायद्वीप स्थल का वह हिस्सा होता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा होता है। हम देख सकते हैं ये भारतीय प्रायद्वीप को, जिसके एक तरफ इस तरफ अरब सागर, यहाँ हिंद महासागर और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। यानी कि ये हिस्सा जो है स्थल का, जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब हम बात करते हैं पठार की। पठार भूमि का वो भाग है जो अपने आसपास के धरातल से पर्याप्त ऊंचा और ऊपर से सपाट होता है। यानी कि इसका पर्वतों की तरह इस तरह से शिखर नहीं होता है। ये ऊपर से सपाट होता है और सामान्यतः इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर तक होती है। प्रायद्वीपीय पठार। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। यह आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टुकड़े एवं अपवाह के कारण बना है। साथ ही यह धरती का प्राचीनतम भूभाग है। अब ये गोंडवाना भूमि क्या है, किस तरीके से हम इसे प्राचीनतम भूमि कहते हैं, आइए इसे समझते हैं। वैज्ञानिक वेंगनर के अनुसार आज के जितने भी महाद्वीप हैं वो पहले एक ही द्वीप के हिस्सा थे, जिसे पेंजिया कहा जाता था। ये पूरा जो द्वीप है ये सारा पेंजिया कहलाता था। इसके चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहे हैं आप, पानी ही पानी था, इधर पानी, चारों तरफ पानी ही पानी था। इसे पैथलासा महासागर कहा जाता था। जब इसका पानी, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और इसमें गति है, जिसके कारण इसके बीच में, यानी कि ये जिसे हम पेंजिया कह रहे हैं, इस पेंजिया के बीच में पानी घुसने लग जाता है, दरारें आ जाती हैं, घुसने लग जाता है, जिससे ये पेंजिया दो भागों में बट जाता है। एक ऊपर का जो भाग है जिसे हम लॉरेशिया या अंकारा लैंड के नाम से जानते हैं, और दूसरा है नीचे वाला भाग जिसे गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं ये हिस्सा ये भारत है, ये भारत का ही हिस्सा है। ये जो हिस्सा है ये पहले अफ्रीकन प्लेट से जुड़ा हुआ था, साथ ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ा हुआ था। क्योंकि पृथ्वी में गति है, गति के कारण साथ ही इसके अंदर का जो मैग्मा है वो भी घूम रहा है, जिसके कारण ये जो अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड बने। आगे जाके ये और भी कई भागों में बट गए, जैसे अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया,
साउथ अमेरिका, ये सारे भाग, इसके नीचे के ये सारे भाग, ये तो गोंडवानालैंड का हिस्सा हो गए, जबकि ऊपर भाग यानी कि इसका उत्तरी भाग जो है ये अंकारा लैंड का हिस्सा हो गया। अब ये जो इंडिया है, ये प्लेट बाद में कई वर्षों बाद ये जो है इससे अलग होती हैं, और ये अलग होके धीरे धीरे, क्योंकि ये सारी प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, और ये बढ़ते हुए यूरोपियन एशिया यानी कि यूरेशिया के प्लेट से ये टकरा जाते हैं, जिससे इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये जो है भारत का ये हिस्सा जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ये हिमालय वाला जो क्षेत्र है ये बाद में निर्मित हुआ है, इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार को प्राचीनतम हिस्सा माना जाता है, यानी कि ये प्राचीनतम है, हिमालय से भी कई सौ साल पुराना है, यानी बोले लाखों साल पुराना है ये। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटा गया है। एक है मध्य उच्च भूमि, दूसरा है दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि ये नर्मदा के उत्तर में स्थित है। ये नर्मदा नदी है, और ये इसके उत्तर में जैसा कि हम देख सकते हैं, ये इसके उत्तर में स्थित है, फैला हुआ है ये। इसके पश्चिम में अरावली की श्रेणी है, साथ ही ये मालवा का पठार पर फैला हुआ है। इसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार है। ये पठारों में भी थोड़ा सा और ऊंचा, ये इस तरह का पठार है। ये तो पूरा पठारी क्षेत्र है, लेकिन ये पठारों में भी और ऊंचा पठार है। ये छोटा नागपुर का पठार है। ये धात्विक दृष्टि से बहुत ही संपन्न पठार है। यहाँ से लोहा, तांबा जैसी बहुमूल्य, यहाँ तक कि यूरेनियम भी इसके कुछ भागों से निकाला जाता है। साथ ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गारो खासी जैंतिया हिल्स हैं, यानी कि पहाड़ी हैं। यहाँ पर भी एक शिलोंग पठार है। ये दोनों ही भाग आप देख रहे होंगे, ये भाग और ये भाग दोनों ही एक ही भाग हैं, यानी कि प्राचीन काल में ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए भाग थे। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि जब ये दोनों भाग हैं तो ये बीच में ये मैदानी इलाका कैसे है। हुआ क्या कि यहाँ पर प्राकृतिक गति, पृथ्वी की गति के कारण ये वाला जो हिस्सा है जिसे आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ धंस गया, जिसे हम भ्रंश कहते हैं, गड्ढा हो गया। लेकिन आज के समय में ये उस तरह का भ्रंश नहीं है, क्योंकि वर्षों से गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा, ब्रह्मपुत्र के द्वारा यहाँ पर मिट्टी बिछाया गया, जिसके कारण ये बांग्लादेश और बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है जो पहले भ्रंश था ये भर गया। यानी कि ये जो है ये पठारी भाग का ही हिस्सा है। अब हम बात करते हैं दक्कन का पठार। ये पश्चिम में ऊंचा, यानी कि इस तरफ ये ऊंचा है, एवं पूर्व की ओर इसकी ढाल जो है वो कम है, यानी कि इस तरफ जो इसकी ऊंचाई जो है वो कम है। यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी है, क्योंकि इस क्षेत्र में ज्वालामुखी चट्टानें हैं। ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने से यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, जिससे कपड़े बनते हैं, कॉटन बनता है, रुई जिससे बनती है, ये कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके उत्तर में
इसके उत्तर में सतपुड़ा है, सतपुड़ा श्रेणी है। इसके पश्चिम में ये जो आप देख रहे हैं पश्चिमी घाट है, तथा इसके पूर्व में पूर्वी घाट है। अब हम जानते हैं कि घाट क्या होते हैं। जैसा कि जब कोई हम नदी के किनारे जाते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा चलो घाट पर चलते हैं। घाट का मतलब क्या है कि जब हम नदी में उतरते हैं तो वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होती हैं। इसी तरह की जो सीढ़ियाँ जो हैं, जैसे हम कहें यहाँ पे कहीं प्राकृतिक रूप से सीढ़ियों की तरह ये बना हुआ है। इसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग ऊपर है की ओर उठा हुआ है। उसके बाद ये ढाल जो है धीरे धीरे कम होते होते इस तरफ कम होता जा रहा है, यानी कि सीढ़ियों की तरफ है। यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जब हम जा रहे हैं, दक्षिण से जब हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो इसकी ढाल जो है सीढ़ियों की तरह कम होते जा रही है। इसीलिए इसे पश्चिमी घाट और पूर्व में स्थित पूर्वी घाट कहा जाता है। अब हम इस पश्चिमी और पूर्वी घाट को समझते हैं। पश्चिमी घाट, जैसा कि हमने बताया, आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये पश्चिमी घाट का है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा सतत श्रृंखला है। इसका मतलब क्या है कि आप ये रेड लाइन देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, ये बीच में टूटी हुई नहीं है, सिर्फ दो जगह ही ये टूटी हुई आपको नज़र आ रही है। इसके बीच में ये पूरी तरह से एक यहाँ और एक आगे यहाँ टूटी हुई है, यानी कि ये प्राकृतिक क्रैक्स हैं जिसे दर्रा कहा जाता है। इसी दर्रों के द्वारा जो है हम इसे पार कर सकते हैं, यानी कि सतत है, कंटिन्यूअस है, ये टूटी हुई नहीं है। यहाँ की औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट मानसून जब आता है तो सबसे पहले ये पश्चिमी घाट से ही टकराता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्षा करता है। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्षा करता है। साथ ही यहाँ पर पश्चिमी घाट में साइलेंट वैली है, यानी शांत घाटी, ये केरल में स्थित है। यहाँ पे मानसून पहले टकराता है, यहाँ पे खूब वर्षा करता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही जैव विविधता वाला प्रदेश है ये। इसे हॉटस्पॉट कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु, अलग अलग किस्म के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। साथ ही इससे कई तरह की नदियाँ निकलती हैं, बहती यहाँ से। पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं जैसे नर्मदा, मुख्य नदी जो है आप ये देख सकते हैं, नर्मदा नदी, तापी नदी या ताप्ती नदी, ये इसकी नदियां हैं। अब हम बात करते हैं इसके सर्वोच्च शिखर यानी कि अन्नाईमुड़ी की। इस क्षेत्र का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है ये अन्नाईमुड़ी है। इस स्थान पर आप देख रहे हैं ये अन्नाईमुड़ी, और इसका जो सबसे दक्षिणी भाग है जहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ यानी कि कार्डमम की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। जैसा कि हमने कहा कि पश्चिमी घाट ज़्यादा सतत हैं, ब्रेक नहीं, उसमें दो ही ब्रेक मुख्य रूप से देखे जाते हैं, जबकि पूर्वी घाट असतत है। आप देख सकते हैं यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, यानी बीच में इसके आने जाने का रास्ता है। ये रास्ता जो है ये नदियों द्वारा लंबे वर्षों से से नदियाँ यहाँ पर इस रास्ते को इन्होंने काटा है, जिसके कारण यहाँ पर ये क्रैक्स, प्राकृतिक दर्रे बने हैं।
क्योंकि हम जानते हैं कि जो इसकी ढाल है, ढलान जो है वो इस तरफ है, इसलिए यहाँ से पहले बहुत सारी नदियाँ थी। अब जो नदियाँ हम देख सकते हैं जो मुख्य रूप से पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं वो हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आप और भी इस मैप में नदियों को ढूंढ सकते हैं। ये जो पूर्वी घाट की नदियाँ हैं। इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी उड़ीसा राज्य में स्थित पर्वत शिखर है। इस तरीके से हमारा प्रायद्वीपीय पठार का जो विषय है ये पूरा होता है। इसके बाद हम भारत के भौतिक स्वरूप के अलग अंगों के बारे में आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।